हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा दार्शनिक है थॉमस होब्स। चलिए शुरुआत करते हैं इनका व्यक्ति परिचय से। तो थॉमस होब्स एक अंग्रेजी उदारवादी संविदावादी राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया है, ठीक है, और वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। होब्स ने सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञान का प्रकृति विज्ञान के समीप खड़ा करने का वैज्ञानिक प्रयास किया है। गति के नियमों को राजनीतिक विज्ञान में विशेष ढंग से लागू करके होब्स ने इस विषय में भौतिक विज्ञान के समीप ले जाने का प्रयास किया है। होब्स की रचनाएं। तो इंग्लैंड के गृहयुद्ध के समय होब्स अपनी रचनाओं को मार्फत निरंकुश शासन के समर्थन राजा के पक्ष में शक्ति प्रदान करता है। व्यवस्था एवं तर्कबद्धता होब्स की रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता है। होब्स की प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित है। लेविथियन 1651 में। लेविथियन अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। होब्स ने ही एक राजनीतिक विचारक के रूप में ख्याति इसी पुस्तक से पाई। अपनी इस पुस्तक में होब्स ने राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विवेचना किया। दी कॉर्पर ऑन द बॉडी 1655। इस पुस्तक में जो होब्स ने पदार्थ गति वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का समान विवेचन किया है। उसने प्रकृति युग को युद्ध की अवस्था कहा है और सब राजनीतिक समाज के लिए प्राकृतिक कानून के महत्व को बताया है। इसमें होब्स बाह्य कानूनों का उल्लेख करता है। एलिमेंट ऑफ लॉ 1650 में। एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ द होब्स ने कानून और उसके प्रकार की व्याख्या राजा का समर्थन किया है। डी सी ऑन द सिविक ऑर्डर 1642 में। इसमें होब्स ने राज्य की समाज और प्रभुसत्ता का वर्णन किया है। डी होमिनो 1658। होब्स की पत्ति। होब्स ने अपनी सभी पूर्ववर्ती विचारों को भिन्न पत्ति का अनुसरण किया है। राजनीतिक समस्याओं के निदान के लिए मध्यकालीन विचार अपने अपने ढंग की पत्ति का प्रयोग किया, जिसमें होब्स की पत्ति भिन्न है। होब्स की सिद्धम पत्ति ना तो सिसरो की भांति कानूनी है और ना ही बोंदा की भांति ऐतिहासिक है। होब्स की पत्ति मैकियावेली की अनुभववाद और इतिहासवाद के समझने वाली पत्ति से अलग है। होब्स विद्वान की नज़र में। लिंडेसे ने कहा है होब्स मुख्य गुण जो उसके मुख्य अवगुण भी है, इसकी यथार्थवाद है। ऑक्सफोर्ड ने कहा अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का महत्तम और समता एकमात्र श्रेष्ठ ग्रंथ लेविथियन ही है। हार्मन ने कहा है होब्स का दर्शन तर्कशास्त्र की अत्यंत उत्कृष्ट कृति है जिसकी निर्माण शैली प्रत्येक पद पिछले पद से आधारित है। मैकडोनल्ड ने कहा है अद्वितीयता की विशेषताएं। व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, राज्य, नवीन विज्ञान। होब्स के चिंतन में तीनों विशेषताओं को उल्लेख किया जा सकता है। F.W. कोकर ने कहा है अपने पूर्ण रूप में होब्स के दर्शन में प्राकृतिक संसार, मनुष्य और समाज के एकीकृत और तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित व्याख्या समावेश है। गेटेल ने कहा है संप्रभुता के संबंध में होब्स के विचार अतिवादी है। जोन्स का मत है कि होब्स के राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या पर भौतिक विज्ञानी के सब छाप है। R.H. मरे ने लिखा है कि होब्स अपनी राजनीतिक सिद्धांत ने शक्तिशाली अस्थायी सरकार के लाभों और उसकी सत्ता की अधीनता के महत्व में अधिक बल दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद शर्मा का कहना है कि भौतिक शास्त्र के आधार पर होब्स ने अपने मनोविज्ञान का निर्माण किया है और मनोविज्ञान के आधार पर राजनीतिक शास्त्र की स्थापना की है। सेवान का कहना है कि होब्स के दर्शन सब वस्तुओं का मूल आधार ज्योमिति और यांत्रिकी है। इसके दर्शन मुख्य उद्देश्य था कि मनोविज्ञान और राजनीतिक शास्त्र को विशुद्ध प्रकृति विज्ञान के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। हार्मोन ने कहा है कि होब्स की गति सिद्धांत भौतिक विज्ञान का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है, इसके बजाय वह मनोविज्ञान का आधारित है। मैकडोनल्ड ने लिखा है कि होब्स उन बातों का सच्चा प्रतीक है जो आधुनिक राज्य में धर्मनिरपेक्ष है। जोन्स ने कहा है कि होब्स मानव स्वभाव का मानवदर्शी चित्र अंकित करता है। हार्मोन का कथन है कि होब्स ने संविदा का निर्माण विद्रोह के किसी भी औचित्य का नष्ट करने के लिए किया है। सेवान का कहना है यह सबसे व्यक्तिवाद ही है जो होब्स के दर्शन के उस युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बनाता है। सेवान कथा ने बोंदा ने प्रभुसत्ता के ऊपर कई मर्यादाएं आरोपित की थी। होब्स ने उसे पूर्णता मुक्त कर दिया। सेवान की कथन है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों में जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखों जन्म दिया उनमें सभी सभ्यता होब्स के महत्व है। मैक्सी ने कहा है होब्स अंग्रेजी जाति का एक महान राजनीतिक विचारक था जिसका नाम तब तक रहेगा जब तक मनुष्य राजनीति इस मामले में विचार करने का कष्ट करेगा।
हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीति विज्ञान के रूप में। हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीति विचारक है जिसने सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक मान्यताओं पर स्थापित करने का प्रयास किया है। हॉब्स उस काल का विचारक है जो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो केपलर जैसे विद्वानों के इतिहास रच रहे थे। जाहिर उनका प्रभाव हॉब्स पर पड़ेगा। हॉब्स ने इन भौतिक विज्ञानों के प्रभावित होकर मनोविज्ञान के भौतिक विज्ञान से संबंध करते हुए राजनीतिक विज्ञान के मनोविज्ञान से जोड़ा है। उसने राजनीति के विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, गणित और विशेषकर रेखागणित के तत्वों का समावेश करने का वकालत की। राजनीतिक विषयों में विश्लेषण और राजनीतिक समस्याओं का समाधान इन वैज्ञानिक विषयों के महत्व को रेखांकित किया है, जिसमें नवीन दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसी नवीन दर्शन ने मुख्यतः हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी का प्रमाण पत्र दिया है। हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है जो कि जज सर्च करने के निम्नलिखित तर्कों को प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वप्रथम हॉब्स ने राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक भौतिकवाद आधारित किया है। अर्थात हॉब्स ने कहा है कि समाज के निर्माण और मानवीय आचरण के प्रभावित करने के लिए भौतिक तत्वों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हॉब्स का कहना है कि लौकिक संसार पूर्णतः एक यांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ जितनी भी क्रियाएं होती है उनका मूल पदार्थ गतिशीलता है। यदि इन क्रियाओं घटनाओं को अध्ययन किया जाए तो भौतिकी की गति समझा जा सकता है। यदि भौतिकी गति जानकारी रखी जाए तो इस सामाजिक क्रियाओं यानी मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की समझा जा सकता है। सबसे एक सामाजिक गतिविधि भौतिक गति संबंध है। इसे ही हॉब्स की गति सिद्धांत, हॉब्स थ्योरी ऑफ द मोशन कहा जाता है। दूसरे हॉब्स राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्योमेट्री के पक्षपाती है। ज्योमेट्री की सरल विशेष की ओर बढ़ा दी जाती है, अर्थात सरल वास्तविक जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढती है। इसलिए हॉब्स ने राजनीति में ज्योमेट्री के माध्यम से समस्याओं का निदान, लक्ष्य का निर्धारण, मानवीय खुशहाली और स्थापना चाहा है। तीसरे हॉब्स के राजनीतिक चिंतन पद्धति में ज्योमेट्री, गणित, भौतिकी महत्व है, साथ साथ उसके अध्ययन पद्धति में आगात्मक और वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रभाव है। चौथे हॉब्स के मानवीय स्वभाव का विवेचन मनोविज्ञानिक आधार पर किया जाता है। मनोविज्ञान भौतिक विज्ञान तत्वों पर में से। अंत में हॉब्स के राजनीतिक विचारों के अध्ययन में ही उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर परिचय मिलता है, उसके मानवीय स्वभाव ही नहीं अन्य राजनीतिक साइंस जैसे प्राकृतिक अवस्था, संप्रभुता और राज्य की उत्पत्ति संबंधी समझौतावादी विचारों में भौतिकीवादी मनोवैज्ञानिकता और वैज्ञानिक की समझ झलक है। हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक प्रमाण करने के लिए जो उपयुक्त तर्क दिए उनमें अध्ययन की यह पूर्णतः साफ हो जाता है कि हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। इसलिए हम ऑक्सफोर्ड इस कथन से सहमत नहीं हो सकते हैं कि हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं वरन प्रथम आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक है। मानव प्रकृति संबंधी विचार। हॉब्स मानव प्रकृति संबंधी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही उनके तमाम राजनीतिक सिद्धांत आधारित है, चाहे वह राज्य की उत्पत्ति की समझौता सिद्धांत, संप्रभुता संबंधी सिद्धांत हो या अन्य। हॉब्स में राजनीतिक दर्शन में मुख्य या केंद्रीय विषय मानव की जिस स्वभाव का चित्रण किया वह मानव लोभी, अहंकारी, पाशविक, स्वार्थी, छली है। हॉब्स का कहना है कि मानव दर्शन सुखवाद पर आधारित होता है। वह कुछ भी कर सकता है, अपने सुख के लिए उसे सामूहिक हित के कुछ भी देना नहीं। वह अपनी आत्मरक्षा स्वहित के कुछ भी कर सकता है, किसी भी से हो जा सकता है। हॉब्स मानव के शक्ति, स्वार्थ हेतु स्पर्धा, आत्मरक्षा हेतु अविश्वास और वैभव हेतु शक्तिशाली व्यवहार दिखता है, परोपकार, मानवता, हमदर्दी नहीं। परंतु हॉब्स मानव के दो प्रकार की इच्छा और लक्षण के अस्तित्व को स्वीकार करता है। पहली इच्छा तो मानवीय लक्षण नाम दिया गया जिसकी विशेषता ऊपर निर्णित है, अर्थात व्यक्ति लोभी, स्वार्थी, अहंकारी, पाशविक, छली होता है। इसमें कुछ एक यह लक्षण अतिरिक्त कुछ भी दूसरी इच्छा भी मानव होती है और दिखने में अच्छा और लोकोपयोगी लगता है, इसलिए उसे हॉब्स ने देवी लक्षण या सदिच्छा कहा है। हॉब्स कहता है व्यक्ति शांति, उपयोग, आत्मरक्षा, संभोग आदि सद्गुणी व्यवहार भी करता है, लेकिन इसके भाव पीछे कुछ व्यक्ति निजी स्वार्थ स्पष्ट है। तो लक्षणों में प्रथम लक्षण मानव ही प्रबल है, दूसरा लक्षण प्रथम दो प्रभावित होकर उसी से विलीन हो जाता है। हॉब्स ने मानव संबंधी स्वभाव के विवेचन स्पष्ट किया कि व्यक्ति के तमाम कार्य व्यवहार स्वार्थ से प्रभावित है। व्यक्ति परोपकार, मानवता आदि सद्गुणों का आचरण प्रदर्शन भी स्वार्थ ही करता है। हॉब्स के मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा बहुत हद तक मैकियावेली के मानव संबंधी धारणा से मिलती जुलती है। प्राकृतिक मानव संबंधी विचार। हॉब्स कहता है कि मानव राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अतः हॉब्स अपने जमाने में प्रचलित पद्धति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति स्वरूप विवेचना पूर्व प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। लेकिन हॉब्स के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा ऐतिहासिक वास्तविकता पर आधारित न होकर मानवीय स्वभाव संबंधी व्याख्या ही आधारित है। इस समय डनिंग ने द्वारा लिखित कथन को दोहराया जा सकता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में जो धारणा विकसित की उसमें ऐसी ऐतिहासिक पक्ष भी उपेक्षा की जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था संबंधी मानव धारण मानव स्वभाव संबंधी उसके विचारों का अनिवार्य परिणाम है।
हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के संबंध में अपनी रचना लेविथन के 13वें अध्याय में लिखा है कि जब व्यक्ति किसी ऐसी शक्ति के बिना रहते हैं तो वह उनको भयभीत रखती है, तब वे उस दशा में रहते हैं जिसे युद्ध कहते हैं। ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक मनुष्य युद्ध होता है। ऐसी परिस्थिति में कला, साहित्य, संस्कृत, ज्ञान, उद्योग, धंधे आदि कुछ नहीं होता है। इस अवसर भयानक हिंसक भय का वातावरण बन जाता है। मानवीय जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, जंगली, अल्प होता है। इस अवस्था में न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, मानवीय अवनीयता कुछ भी नहीं होता है। इस अवस्था में जीवन का नियम केवल यह है कि मनुष्य जो भी कुछ प्राप्त करता है उसे प्राप्त कर ले। उसे जब तक अपने पास रख सकता है तो उसे अपने पास रखे। लेविथियन ने हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था वर्णन के अध्ययन में स्पष्ट किया कि प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजकता एवं असभ्यता अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था मानव व्यवस्था नाम कोई चीज़ नहीं है। जंगल आदि सामान्य व्यक्ति हित और आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया जाता है। उसमें निरंतर भ्रम कला उपस्थित होती है। प्राकृतिक अवस्था में न्याय, नैतिकता, कानूनी मानवीयता, परोपकारिता जैसे मनोचित तत्वों का अभाव है। शक्ति, कलागोट, प्रतियोगिता, ईर्ष्या, कपट आदि का बोलबाला है। हॉब्स ने सतत संघर्ष युद्ध की प्राकृतिक अवस्था की कई विशेषताएं बताई है। सर्वप्रथम प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का सर्वप्रथम अभाव है। सही और गलत कोई विवेक नहीं होता है। इस सभी मनुष्य कार्यों की भावना प्रबल होती है। सभी लिए हिंसा, हत्या ठीक समझते हैं। उस समय समाज में विभिन्न कार्यों में नैतिकता कसौटियों पर कसने कोई मापदंड नहीं था। सभी कार्य नैतिक अनैतिक मायने में सकते थे। द्वितीय प्राकृतिक अवस्था में न्याय और अन्याय का अभाव था। हॉब्स कहना है कि जब तक सब मनुष्य में ऊपर शासन करने वाली कोई शक्ति नहीं होती तब तक समाज में कोई कानून नहीं होता, क्योंकि कानून शासक का आदेश है। जब तक कानून नहीं होता न्याय और अन्याय का विचार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अन्यायपूर्ण कहा जाएगा। तो न्याय अनुकूल है, चाहे कानून प्रतिकूल और अन्यायपूर्ण कहा जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति संपत्ति का अभाव होता है। वास्तव प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की गर्दन काटने के तैयार बैठा है। वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? जब तक किसी के पास शक्ति तब तक उसका वस्तु पर अधिकार है। शक्ति न रहने पर दूसरे व्यक्ति उसकी संपत्ति छीन लेते हैं। चतुर्थ प्राकृतिक अवस्था मानव अधीनता पूर्ण अभाव होता है। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहता है और उसकी स्वतंत्रता किसी प्रकार नियंत्रण नहीं है। हॉब्स की रचना लेविथन 13वें अध्याय में स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था में कानून और विवेक का अभाव है। पंचम प्राकृतिक अवस्था में पाप और पुण्य वाली धारणा अभाव है। समाज के आज बहुत हद तक मर्यादित रखा जाता है। हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार के हुड और सेवन के जैसे विधान की ऐतिहासिकता के आधार पर आलोचना की। हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था में चित्रण किया उस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था की सत्ता को उसने किसी ऐतिहासिक प्रमाण पुष्ट नहीं किया है। हुड ने हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मानव संबंधी पूर्णता कोरी कल्पना की है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार में ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव है, तथापि दैनिक जीवन में ऐसे तथ्यों को उपस्थित करता है जिसके आधार पर उसकी सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। आज भी इस राज्य की संरचना में रहते हुए हमारा समाज जीवन अविश्वास, ईर्ष्या, भावनाओं प्रभावित होता है। आज हम घर के अंदर बाहर अपनी सुरक्षा लेकर चिंतित और सचेत रहते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राज न रहने पर उपयुक्त प्राकृतिक आवश्यक रही होगी। आदि जोन्स ने इधर सम्मत हो जा सकता है। इस प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स ने कल्पना की वो वास्तविक प्रत्येक समाज राष्ट्र के स्वरूप है जिसका कभी अस्तित्व रहा है। वास्तविक शासक की निरंकुश शक्ति के अभाव बहुत कुछ इसी प्राकृतिक अवस्था के समान है। प्रकृति नियम प्रकृति अधिकार सिद्धांत है। जो हॉब्स कहता है कि मानव स्वभाव ही समाज का निर्माण होता है। हॉब्स उसमें दो विरोधी तत्व होते हैं, आकर्षण और विकर्षण। तमाम मानव प्रवृत्ति भावनाएं जिसमें विवेक भी शामिल है, जिन्हें जन्म लेते हैं। विवेक द्वारा मनुष्य अराजक प्राकृतिक अवस्था में निकालकर सब और सामाजिक जीवन आता है और यह परिवर्तन प्राकृतिक नियम द्वारा होता है। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भय आतंक के समान जीवन व्यतीत करता है। इस अध्यय अशांत और आतंकपूर्ण जीवन में बेजार पाना चाहता है। ऐसी स्थिति में विवेक उसे शांति नियमों अनुसार देता है। इसी नियम को प्राकृतिक नियम कहा जाता है। हॉब्स ही शब्दों में विवेक शांति उपयुक्त नियमों को सुझाव होता है जिसके आधार पर मनुष्य समझौता कर सकता है। इन्हीं नियमों को प्राकृतिक नियम कहा जाता है।